Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am नीरज कुमार कैथल. आज के इस वीडियो में हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है GERD या आप इसे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं. सबसे पहले अपन जान लेते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में, फिर उसे इजीली एक्सप्लेन किया जाएगा. द कार्डियक स्फिंक्टर ऑफ द लोअर पोर्शन ऑफ द ईसोफेगस आर वीक, अलाउिंग रीगर्गिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स बैक इनटू द ईसोफेगस. इस डेफिनेशन में ये बताया गया है कि अगर किसी क्लाइंट का कार्डियक स्फिंक्टर कमज़ोर हो जाए, प्रॉपरली क्लोज ना हो पाए, तो इस पेशेंट के गैस्ट्रिक कंटेंट का माउथ की तरफ या ईसोफेगस की तरफ मूव होना गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स कहलाता है. आइए डायग्राम से इसे समझ लेते हैं. मान लीजिए ये किसी क्लाइंट का स्टमक है, ये ईसोफेगस है. इस हिस्से पर जहां पर स्टमक और ईसोफेगस जुड़ रहे हैं एक स्ट्रक्चर या स्फिंक्टर पाया जाता है जिसे हम कार्डियक स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं. नॉर्मली खाना खाने के बाद ये स्फिंक्टर बंद हो जाता है और अब जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो वापस ईसोफेगस की तरफ नहीं जा पाता. ये नॉर्मल सिचुएशन है. अब क्या हो कि किसी पर्सन में किसी वजह से ये कार्डियक स्फिंक्टर, ये कार्डियक दरवाज़ा बंद ना हो पाए तो क्या होगा. अगर ये क्लोज ना हो पाए तो इसके बाद पेशेंट का जितना भी गैस्ट्रिक कंटेंट है वो ऊपर की तरफ ईसोफेगस में मूव करने लगेगा, यानी वापस मुंह की तरफ जाने लगेगा. यही कंडीशन गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज कहलाती है. यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है रीगर्गिटेशन, इसका मतलब होता है बैकवर्ड फ्लो ऑफ द फूड, मीन्स स्टमक से वापस माउथ की तरफ फूड का जाना रीगर्गिटेशन कहलाता है. तो सिंपली आप समझ गए होंगे, अगर किसी क्लाइंट के बॉडी में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में मौजूद कार्डियक स्फिंक्टर प्रॉपरली क्लोज ना हो पाए तो गैस्ट्रिक कंटेंट वापस ईसोफेगस की तरफ मूव करेगा. यही डिजीज, यही कंडीशन गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज कहलाती है. आइए अब बात करते हैं इसके कॉजेस के बारे में. GERD के 3 इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं. सबसे पहला इनकम्पिटेंट लोअर ईसोफेजियल रिफ्लेक्स या कार्डियक स्फिंक्टर. इसे हमने अभी डिस्कस किया था. अगर किसी क्लाइंट के लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसे आप कार्डियक स्फिंक्टर के नाम से भी जानते हैं, इनकम्पिटेंट हो जाएं, यानी अपना फंक्शन प्रॉपरली ना कर पाएं, प्रॉपरली क्लोज ना हो पाएं, तो इस वजह से पेशेंट में GERD डेवलप होता है. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कॉज है पाइलोरिक स्टेनोसिस. इसमें क्या होता है, ये मान लीजिए क्लाइंट का स्टमक है. अब पाइलोरिक रीजन ये हिस्सा होता है, यहाँ पर सेल्स मौजूद होती हैं. अगर किसी वजह से इन सेल्स के अंदर हाइपरट्रॉफी हो जाए, यानी पाइलोरिक रीजन में मौजूद सेल्स अपनी नॉर्मल साइज से ज़्यादा बड़ी हो जाएं, तो क्या होगा, इनका साइज बढ़ने की वजह से यहाँ पर ब्लॉकेज आ जाएगा, यानी कि अब फूड पेशेंट के स्टमक से आगे ड्यूडेनम में नहीं जा पा रहा है. Hypertrophy of the pyloric region causes obstruction into the passageway between the stomach and duodenum. This is known as pyloric stenosis. Pyloric stenosis की वजह से क्या होगा, जब फूड आगे मूव नहीं कर पाएगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फूड की मूवमेंट होने लगेगी और दबाव के कारण ये कार्डियक स्फिंक्टर्स ओपन हो जाएंगे और फूड वापस पेशेंट के माउथ की तरफ चलने लगेगा. ये कंडीशन यहाँ पर भी GERD के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है. इसके बाद होता है रेट्रोग्रेड पेरिस्टालसिस.
पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है? हमारे जीआई ट्रैक्ट में फूड की जो मूवमेंट होती है वो पेरिस्टालसिस की मदद से ही होती है। पेरिस्टालसिस में हमारी जो इंटेस्टाइन है एक बार कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, फिर रिलैक्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं। ये पूरा प्रोसेस एक रिदमिक मैनर में चलता रहता है। इसकी वजह से इंटेस्टाइन में जो फूड सब्सटेंस है आगे की तरफ मूव करते रहते हैं। एक बार जो इंटेस्टाइन है कॉन्ट्रैक्ट हुई, फूड यहाँ से यहाँ आ गया, फिर रिलैक्स हुई, फिर फूड थोड़ा आगे चला, फिर कॉन्ट्रैक्शंस आए, फिर फूड आगे बढ़ा। इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहलाती है। अब ये रेट्रोग्रेड पेरिस्टालसिस क्या है? अगर किसी पेशेंट में, किसी पर्सन में पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होने लगे, यानी उल्टी दिशा में कॉन्ट्रैक्शंस होने लगे, तो फूड जो है आगे रेक्टम में जाने की बजाय पीछे की तरफ, माउथ की तरफ मूवमेंट करने लगेगा। और इस रेट्रोग्रेड पेरिस्टालसिस मूवमेंट के कारण पेशेंट के अंदर आपको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। सबसे पहला रिस्क फैक्टर है अवॉइड फूड दैट कॉजेज गैस्ट्रिक इरिटेशन। अगर कोई व्यक्ति ऐसा फूड लंबे समय से इनटेक कर रहा है जो कि गैस्ट्रिक इरिटेशन या गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करता है, तो वहां पर आपको उस पेशेंट में GERD डेवलप होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। गैस्ट्रिक इरिटेशन करने वाले फूड कौन कौन से होते हैं? जैसे कि बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, कैफीन, अल्कोहल, टोबैको, ये सभी गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करते हैं और एज अ रिस्क फैक्टर माने जाते हैं GERD के। अब बात करते हैं सेकंड रिस्क फैक्टर्स की। अवॉइड हैवी लिफ्टिंग, हैवी एक्टिविटी आफ्टर मील। अगर कोई पर्सन खाना खाने के जस्ट बाद हैवी एक्सरसाइज या हैवी एक्टिविटी करता है, कोई बहुत ज़्यादा भारी सामान उठाता है, तो वहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं कि इस पेशेंट में GERD हो। जैसे ही पेशेंट हैवी वेट को अपलिफ्ट करेगा, बहुत ज़्यादा भारी सामान उठाएगा, तो इस क्लाइंट के इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर में इंक्रीज देखने को मिलेगा। पेशेंट के जो एब्डोमेन वाला पार्ट है इसमें प्रेशर बढ़ जाएगा और इस बढ़े हुए प्रेशर के कारण जो फूड है स्टमक से माउथ की तरफ बढ़ने लगेगा, रीगर्गिटेट होने लगेगा और यहाँ पर GERD देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की कि हम किस प्रकार से ये कंफर्म कर सकते हैं कि पेशेंट में GERD है या नहीं। सबसे पहली बात हिस्ट्री कलेक्शन, इसे आप जानते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, इसे भी आप जानते हैं। और फिर आता है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसे एंडोस्कोप की सहायता से किया जाता है। एंडोस्कोप क्या है? एंडोस्कोप एक ऐसी ट्यूब वायर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके एक सिरे पर एंडोस्कोप लगा होता है, एक कैमरा लगा होता है, जिसे हम पेशेंट के माउथ के रास्ते उसके अपर जीआई ट्रैक्ट में डालते हैं और विजुलाइज करते हैं कि वहाँ की कोई एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं, सेल्स में किसी प्रकार का बदलाव तो नहीं आ रहा। ये एंडोस्कोप का ये हिस्सा पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट होता है और इसका एक हिस्सा कंप्यूटर पर कनेक्टेड होता है, जहाँ पर डॉक्टर विजुलाइज करता है कि अंदर की स्ट्रक्चर्स कैसी हैं। ये पूरा प्रोसीजर एंडोस्कोपी कहलाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डायग्नोसिस के लिए कर सकते हैं पेशेंट की ईसोफेगस की पीएच को मापना। हम सभी जानते हैं कि अगर स्टमक की पीएच चेक करेंगे तो वो आपको 1 से 3 के बीच मिलेगी। अगर ईसोफेगस की पीएच आपको 7 से कम मिल रही है, ईसोफेगस एरिया से आपने सैंपल लिया और वहाँ की पीएच 7 से कम है, तो इसका मतलब है कि गैस्ट्रिक कंटेंट ईसोफेगस में आया है और इसी की वजह से ईसोफेगस की पीएच 7 से कम हो गई है, यानी एसिडिक हो गई है। याद रखें कि ईसोफेगस की पीएच एल्कलाइन होती है। ईसोफेगस की पीएच यदि 7 से कम मिल रही है तो इसका मतलब है कि गैस्ट्रिक कंटेंट ईसोफेगस में आया गया है, जिसकी वजह से यहाँ की पीएच
कम है और इसी के बिहाफ पर हम ये मान सकते हैं कि पेशेंट में रिगर्गिटेशन हुआ है। इसके अलावा एक और टेक्निक है जिसे हम सिंशियोग्राफी के नाम से जानते हैं। बेसिकली इसके अंदर हम ये देखते हैं कि पेशेंट का एब्डोमेन पेशेंट का स्टमक खाना खाने के बाद कितनी देर बाद एम्प्टी हो जाता है, यानी खाना खाने के बाद स्टमक से फूड आगे इंटेस्टाइन में कितनी देर में शिफ्ट हो जाता है। इस चीज को अपन चेक करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जो पेशेंट आपके पास आएगा GERD का, वो आपसे क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की कंप्लेन लेकर आएगा। सबसे पहली चीज जो आते ही वो आपको कहेगा कि उसे चेस्ट एरिया में, यानी कि एब्डोमेन और चेस्ट जहां पर मिल रहे हैं उस एरिया में लंबे समय से भारीपन और जलन महसूस होती है, यानी उसे पायरोसिस हो रहा है। पायरोसिस का मतलब है हर्ट बर्न। ये मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन माना जाता है GERD के पेशेंट में। इसके बाद वो आपसे कहेगा कि खाना खाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि खाना वापस मेरे ऊपर की तरफ आ रहा है, माउथ की तरफ आ रहा है, यानी रिगर्गिटेशन की कंप्लेन करेगा। इसके अलावा वो आपसे कहेगा कि मुझे खाना पच नहीं पाता, इनडाइजेशन रहता है, मैं अच्छा महसूस नहीं करता, यानी डिस्पेप्सिया की कंप्लेन भी वो आपसे करेगा। नेक्स्ट आता है नोजिया। नोजिया फीलिंग उसे रहेगी क्योंकि रिगर्गिटेशन के टाइम फूड जो है बार बार माउथ की तरफ आएगा तो उसे लगेगा कि मुझे अब वॉमिट होने वाला है, अब वॉमिट होने वाला है, ये फीलिंग भी उसे रहेगी। नेक्स्ट आता है ईसोफेजाइटिस। इसके बाद आता है ईसोफेजाइटिस। इट इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द ईसोफेगस। नेक्स्ट इज डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब है कि जब पर्सन खाना खाएगा, स्वेलो करेगा, तो उस समय उससे डिफिकल्टी होगी, वो ठीक से खाने को निगल नहीं पाएगा। वो ये भी कह सकता है कि मुझे खाना निगलते समय, स्वेलोइंग करते समय दर्द होता है, यानी ओडाइनोफेजिया होता है। डिस्फेजिया और ओडाइनोफेजिया में फर्क है। डिस्फेजिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, जबकि ओडाइनोफेजिया का मतलब है पेन वाइल स्वेलोइंग। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। इस पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस के रूप में इन्फेक्शन, रैक्चिंग यानी रिवर्स्ड पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इस डिजीज की फाइंडिंग जो कि है बैरस ईसोफेगस। बैरस ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस की सेल्स का बदल जाना। लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस म्यूकोसा इज अल्टर्ड। जब ईसोफेगस की जो सेल्स हैं, ईसोफेगस की इनर लेयर की जो सेल्स हैं अपना रूप बदल लें, एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाएं, तो ये प्रोसेस जो है बैरास ईसोफेगस कहलाता है। और लगातार गैस्ट्रिक कंटेंट के ईसोफेगस में आने के कारण, HCl का बार बार ईसोफेगस में एक्सपोजर होने के कारण वहां की सेल्स बदल जाती हैं। इसे ही हम बैरास ईसोफेगस के नाम से जानते हैं, और ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है जो आपको इस डिजीज में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि गैस्ट्रोईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के पेशेंट को आप क्या ट्रीटमेंट देंगे, क्या इसका मेडिकल मैनेजमेंट होता है। सबसे पहले तो हम इस पेशेंट को एंटासिड ड्रग्स देंगे, जिसमें एग्जाम्पल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंटासिड मेडिसिन क्या करती हैं? ये स्टमक की जो पीएच है उसे न्यूट्रलाइज कर देंगी। स्टमक पीएच को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद हम पेशेंट को H2 रिसेप्टर ब्लॉकर दे सकते हैं, यानी रेनिटिडीन, सिमेटिडीन आदि दे सकते हैं। ये ड्रग क्या करेगी? HCl के सिक्रेशन को घटा देगी, यानी कम से कम एसिड बनेगा। इसके अलावा प्रोकाइनेटिक मेडिसिन भी दे सकते हैं। प्रोकाइनेटिक मेडिसिन का एग्जाम्पल है मेटोक्लोप्रोमाइड। मेटोक्लोप्रोमाइड ये वो ड्रग्स होती हैं जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को बढ़ा देती हैं, यानी आपने खाना खाया, खाना आपके स्टमक में
ज़्यादा समय तक नहीं रुकेगा, जो नॉर्मल समय होता है उतने ही समय तक रहकर वो आगे ड्यूडेनम में पास हो जाएगा। ऐसा फंक्शन परफॉर्म करने वाली ड्रग्स प्रोकाइनेटिक मेडिसिन कहलाती हैं और मेटोक्लोप्रोमाइड इसका एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। सर्जिकल मैनेजमेंट में दो चीज़ें हैं, फंडोप्लिकेशन और पाइलोरोप्लास्टी। सबसे पहले बात करते हैं कि फंडोप्लिकेशन क्या है। फंडोप्लिकेशन का मतलब है, हमने शुरुआत में ये देखा था कि जो कार्डिक स्फिंक्टर है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पा रहा है, तो हमने क्या किया, सर्जरी के द्वारा फंडस और ईसोफेगस का ये हिस्सा जहाँ पर कार्डिक स्फिंक्टर है इसके चारों तरफ रैपिंग कर दी, इसकी तरफ चारों तरफ रैपिंग कर दी। इससे जो डायमीटर है वो थोड़ा श्रिंक हो गया और अब ये जो स्फिंक्टर है कार्डिक स्फिंक्टर ये प्रॉपरली क्लोज हो पा रहा है और पेशेंट में GERD ठीक हो चुका है। इसके अलावा सेकंड जो सर्जिकल अप्रोच है वो है पाइलोरोप्लास्टी। पाइलोरोप्लास्टी के अंदर क्या हो रहा था, पेशेंट के जो पाइलोरिक रीजन है यहाँ पर सेल्स की जो आकार है वो काफ़ी बढ़ गया था, इस वजह से ब्लॉकेज आ रहा था और जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसका बैकफ्लो देखने को मिल रहा था। तो हम क्या करेंगे, पाइलोरिक प्लास्टी के अंदर यहाँ का सर्जिकल रिपेयर कर देंगे, यहाँ की ओपनिंग को ब्रॉड कर देंगे ताकि फूड कंटेंट इजीली ड्यूडेनम में पास हो सके। इस तरह से हम दो प्रोसीजर्स के द्वारा GERD को ट्रीट कर सकते हैं। अब इन सभी स्टेप्स के बाद पेशेंट को अब जब हम घर भेजेंगे मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट देने के बाद, तो उसे कहेंगे कि आपको कुछ चीज़ों को विशेष ध्यान रखने हैं। सबसे पहला आएगा कि हमें इस पेशेंट को ऐसे फूड सब्सटेंसेस को लेने से मना करना होगा जो कि गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करते हैं। हम पेशेंट से कहेंगे कि आप कॉफ़ी यानी कैफीन वाली चीज़ें, मिल्क, अल्कोहल, टोबैको, स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, इन सभी को अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप इसे अवॉइड नहीं करेंगे तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा इरिटेट होगी और इसकी वजह से रीगर्गिटेशन होता रहेगा। सो अवॉइड फैक्टर्स दैट कॉजिंग गैस्ट्रिक इरिटेशन। उसके बाद हम पेशेंट से कहेंगे कि आप खाना खाने के जस्ट बाद कोई भी हैवी चीज़ ना उठाएं या फिर हैवी एक्टिविटी ना करें। खाना खाने के जस्ट बाद आपको हैवी वर्क नहीं करना है, हैवी वेट अपलिफ्ट नहीं करना है। इससे भी काफ़ी हद तक सिम्टम्स को हम ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट से ये भी कहेंगे कि आप खाना खाने या पानी पीने के जस्ट बाद लेटे नहीं। खाना खाने या पानी पीने के जस्ट बाद आपको बेड पर नहीं जाना है, अदरवाइज गैस्ट्रिक कंटेंट वापस रिगर्गिटेट होने लगेगा। इसके अलावा हम पेशेंट से कहेंगे कि आप जितना हो सकता है लूज क्लोथिंग्स पहने, स्पेशली आपकी जो पैंट है, लोअर क्लॉथ्स हैं वो बिल्कुल ढीले होने चाहिए ताकि एब्डोमेन एरिया में किसी भी प्रकार का प्रेशर ना ज़्यादा बढ़े, नहीं तो फिर से रिगर्गिटेशन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम पेशेंट से कहेंगे जब आप बेड पर जाएं तो आपके बेड का जो हेड एंड है यानी जिस तरफ आप सर रखेंगे उस हिस्से को लगभग 6 से 8 इंचेस ऊपर रखें। लगभग 6 to 8 इंचेस हेड वाले पार्ट को आप ऊपर करके रखें ताकि जो स्टमक कंटेंट है वो ग्रेविटी के कारण नीचे ही रहे, ऊपर माउथ की तरफ ना जा पाए। इससे भी पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा हम पेशेंट से ये कह सकते हैं कि आप अपने वेट को मेंटेन करके रखें, आपका BMI नॉर्मल रखें ताकि आप में इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ना बढ़े और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम या GERD ना हो। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ क्या है, क्या इसके कॉजेज़ हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या डायग्नोसिस हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या मेडिकल मैनेजमेंट है, क्या सर्जिकल मैनेजमेंट है और क्या एजुकेशन दी जानी चाहिए। ये लगभग पूरा टॉपिक कंप्लीट है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।